गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, अब हम लोग इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग मुख्य रूप से ये जानेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हमारे आसपास रहते हैं उनका अपना एक निर्धारित घर होता है। वह एक पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं स्पेसिफिक टाइप के इन्वायरमेंट के अंदर वो रहते हैं, यानी कि एक विशेष तरह के आवास में या जो सराउंडिंग्स है, वातावरण है उनका, ठीक है, एक विशेष प्रकार का उनका सबका घर होता है और वो वहां पर ही रह पाते हैं। और वहां पे रहने के लिए उनके दिनचर्या में या उनकी आदतों में या उनके शरीर में किस प्रकार से कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आदतें होती हैं जो उन्हें मदद करती हैं वहां पर सरवाइव करने के लिए। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और हम ये भी जानेंगे कि जो उनके आवास स्थान है, जो उनके हैबिटेट्स हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी जो विशेषताएं हैं वो भी आपस में किस तरह से एक दूसरे से भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हैबिटेट हम लोग किसे कहते हैं। ओके, हैबिटेट का मतलब होता है द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स। एक नेचुरल आवास यानी कि एक प्राकृतिक आवास होता है ये ऑर्गेनिज्म का, जहां पर वो रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लें, हम लोग मुख्यतः जानते हैं कि बंदर है, शेर है, ये सब जमीन पे रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो याक है वो पहाड़ों पे पाया जाता है, पोलर बियर है वो पोलर रीजन के अंदर पाया जाता है, मछली है वो पानी के अंदर पाई जाती है। तो पानी मछली का हैबिटेट हो गया। पोलर रीजन यानी आर्कटिक अंटार्कटिका जो है वह पोलर बियर के लिए उसका हैबिटेट हो गया, उसका प्राकृतिक निवास स्थान हो गया, आवास हो गया। और इसी तरह से जंगल जो है वो शेर के लिए, चीता के लिए, इन सब के लिए इनका हैबिटेट होता है। सो व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट का मतलब होता है द नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, जहां पर वो रहता है, जहां पे वो निवास करता है, जहां उसका आवास होता है। देन अब हम देखेंगे कि जो हैबिटेट होते हैं वो हमारे मुख्यतः दो तरह के होते हैं। अगर हम एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें तो हैबिटेट को या तो वो लैंड पर यानी कि थल पर होगा, या फिर वो वाटर यानी कि एक्वाटिक हैबिटेट होगा। ओके, जमीन पे पाए जाने वाले जो हैबिटेट्स होते हैं उन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि थलीय आवास, हैबिटेट को हिंदी में हम लोग आवास कहते हैं। सो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स थल आवास, थलीय आवास। ओके, एंड ये जो लैंड हैबिटेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं, ये हमारे मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। आगे डेजर्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड एंड पोलर रीजन। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें वाटर यानी कि एक्वाटिक हैबिटेट, जिसे हम लोग हिंदी में जलीय आवास कहते हैं, दैट कुड बी डिवाइडेड इनटू मेन 2 कैटेगरीज, दैट इज फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर मतलब जिसे हम लोग मीठा पानी कहते हैं आम भाषा में, जिसके अंदर हमारे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स ये सब आ जाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड मैराइन वाटर यानी कि जो आपका समुद्र का, महासागर का जो पानी होता है जो कि काफी नमकीन यानी कि सलाइन होता है। ओके, सलाइन या फिर सॉल्ट जिसे हम लोग कहते हैं, नमकीन खारा पानी होता है। ओके, सो द हैबिटेट्स आर डिवाइडेड मेनली इनटू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वाटिक हैबिटेट which are further divided into sub categories. Now, next term is what is called adaptations. Adaptations जिसे हिंदी में हम लोग अनुकूलन भी कहते हैं, इसका मतलब होता है those special features of an organism which are going to help them or which enables them to survive in that particular habitat. एक विशेष तरह के आवास में रहने के लिए वह मेन फीचर्स या वो स्पेशल फीचर्स, विशेषताएं जो उस ऑर्गेनिज्म को उस हैबिटेट में रहने के लिए सक्षम बना देती हैं, उस जगह पे रहने के लायक बनाती हैं, उन स्पेशल फीचर्स को हम ऑर्गेनिजम्स की अडेप्टेशंस कहते हैं। ओके, और ये जो फीचर्स होते हैं, दीज फीचर्स आर परमानेंट,
यानी जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग एक बार बात करें, हम सब जानते हैं कि रेगिस्तान यानी कि जो डेजर्ट है वहां पर ऊंट पाया जाता है। ठीक है, अब ऊंट के पैर लंबे होते हैं, उसकी आईलैशेस बहुत बड़ी होती हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो उसके फीचर्स हैं, ये उसकी अडेप्टेशंस हैं, और ये अडेप्टेशन उसके अंदर परमानेंट है। ऐसा नहीं होता है कि गर्मियों के अंदर पैर लंबे हो जाते हैं और सर्दियों में छोटे होते हैं, नहीं, ये अडेप्टेशन उस ऑर्गेनिज्म में परमानेंट है। इसी तरह से जैसे मछलियां हैं वो एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर पाई जाती हैं, है ना, तो उसके अंदर गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, क्योंकि पानी में जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मछलियों के अंदर गिल्स पाए जाते हैं। तो वो गिल्स उनके अंदर परमानेंट है ना, टेम्परेरी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ क्षणों के लिए है या कुछ पल के लिए है, वो उसमें हमेशा पाए जाते हैं। सो दीज अडेप्टेशंस आर द परमानेंट फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक और हमारे पास एक फीचर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्लिमेटाइजेशंस। ओके, देयर इज वन मोर टर्म which is known as acclimatization. Now we will see what are these acclimatizations. Acclimatizations क्या होते हैं, अब हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे हम लोग। कभी कभार क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग माने कि हम लोग वैष्णो देवी गए हैं या किसी दूसरे हिल स्टेशन पर गए हैं जहां पे हमें पर्वत की चढ़ाई करनी है, तो वहां पर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम वहां पे सिर्फ 1-2 दिन के लिए गए हैं तो क्या होगा, जब हम पर्वत के ऊपर चढ़ रहे होंगे तो हम सांस हमारी बहुत जल्दी फूल जाती है, हमें बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वहां पे 10-15 दिनों के लिए रुके हुए हैं तो शुरू के 1-2 दिन हमारी सांस थोड़ी ज्यादा फूलेगी, और चौथे 5वें दिन तक आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारी बॉडी धीरे धीरे उस चेंज के लिए अडेप्ट हो रही है, उस चेंज के लिए अडेप्ट हो रही है। लेकिन ये जो चेंजेस है ये हमारे बॉडी के अंदर परमानेंट नहीं है। ओके, अगर हम लोग पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं, आपको पता है जब ऊंचाई पे हम लोग जब जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देते हैं, है ना, गहरी हम लोग सांसें लेना शुरू करते हैं ताकि हमारे बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन चला जाए। लेकिन जब आप अपने घर पे रहते हैं, नॉर्मल आप जब बैठे हुए हैं, उस समय पे हमें गहरी सांसें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कब आवश्यकता पड़ती है, वो जब हम लोग पहाड़ चढ़ रहे होते हैं सिर्फ। तो ये जो गहरी सांस ली हमने, जो लंबी लंबी हम सांसें ले रहे हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ कब कर रहे हैं, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए कर रहे हैं, कुछ छोटे से समय के लिए कर रहे हैं। तो यानी वो एक छोटा सा चेंज था जो हमारे बॉडी में आया था। क्यों आया था, ताकि जो उस समय हमारी सराउंडिंग थी, यानी कि जो माउंटेनियस रीजन था, वहां के जो चैलेंजेस हैं, वहां की जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए। सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस दैट अकर और विच अपीयर्स इन एन ऑर्गेनिज्म ओनली एंड ओनली फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। वाई, क्यों, ताकि हम वहां पर उस सराउंडिंग के साथ में अडेप्ट कर सके, एडजस्ट कर सके। तो इस तरह के जो टेम्परेरी और स्मॉल पीरियड या शॉर्ट पीरियड चेंजेस होते हैं, शॉर्ट पीरियड अडेप्टेशंस हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्लिमेटाइजेशंस। ओके, अडेप्टेशंस आर परमानेंट बट एक्लिमेटाइजेशंस आर टेम्परेरी अडेप्टेशंस टू एडजस्ट विद दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई होप ये डिफरेंस आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल लर्न, अब हम लोग एक एक हैबिटेट को हम लोग अब डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट हैबिटेट इज योर डेजर्ट, यानी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रेगिस्तान या मरुस्थल। ओके, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं बेटा कि यहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किसी भी जगह पर जो प्लांट्स या एनिमल्स पाए जाएंगे, वो वहां की जो जलवायु होगी, वहां कितना पानी है, वहां कितनी वनस्पति है, वहां पे वेजिटेशन कैसा है, इसके अनुरूप वहां पर जीव जंतु रहेंगे और पाए भी जाएंगे। ठीक, सो डेजर्ट यानी कि मरुस्थल के अंदर इट इज वेरी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। वहां बहुत गर्म होता है, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि 40 से लेकर के 50 डिग्री, और अब जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो 50 डिग्री से भी ऊपर यानी 51-52 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान वहां पर जाता है। और वहां बहुत
सूखा है, क्लाइमेट जो है सूखा हमने क्यों कहा, क्योंकि वहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है। जहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी वहां पे ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता होगी, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम है तो यहाँ पर हॉट एंड ड्राई, गर्म तो है और साथ साथ में ड्राई क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है। तो इसी के अनुरूप यहाँ पर हम एक प्लांट को देखेंगे और एक एनिमल के अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस है उसको हम लोग एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट इज कैक्टस। कैक्टस जो होता है आपको पता है समवॉट इस शेप का होता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा स्पाइन्स यानी कि जो कांटे होते हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा रहते हैं। अब आपको मालूम है कि रेगिस्तान के अंदर इट इज ऑलवेज द सैंडी सॉइल विच इज फाउंड। ओके, सैंडी सॉइल वहां पे पाई जाती है और सैंडी सॉइल की विशेषता ये होती है कि ये पानी को अपने अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाती। अब सैंडी सॉइल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है इसमें से पानी बहुत जल्दी रिस करके परकोलेट होकर के नीचे पहुंच जाता है। सो जनरली सैंडी सॉइल्स के अंदर जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के पाया जाता है, जमीन के काफी सतह के पास में पानी नहीं पाया जाता है। सो फॉर दिस रीजन जो यहाँ की प्लांट्स होंगे उनकी जो रूट है, वी आर स्पेसिफिकली नाउ फोकसिंग ऑन कैक्टस। ओके, सो द रूट्स आर वेरी वेरी डीप। क्यों होती हैं बहुत गहरी और बहुत लंबी रूट्स क्यों होती हैं? सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर, गहराई में जाकर के वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। दूसरा, द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। जो उसके पत्ते होते हैं वही रूपांतरित होकर के मॉडिफाई होकर के इस तरह से स्पाइन्स यानी कि कांटे बना लेते हैं। इसका कारण क्या है? आप लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटास। ओके, विच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। सो इन स्टोमेटा से क्या होता है कि जो पानी होता है वो भाप के रूप में रिलीज आउट हो जाता है। वाटर is released in the form of water vapor and this process is called as transpiration। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। तो पहली बात तो कि यहाँ पे मरुस्थल में पानी कम है, दूसरा पौधे को ही पानी कम मिल रहा है। अब धूप बहुत ज्यादा है तो धूप जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा गर्मी होगी यानी हीट होगा। जितना ज्यादा हीट होगा उतना ही जल्दी जल्दी पानी ट्रांसपीरेट हो जाएगा। उस चीज को बचाने के लिए जो इसके पत्ते होते हैं, जो इसकी लीव्स होती हैं, वो कांटों के अंदर रूपांतरित यानी कि स्पाइन्स में मॉडिफाई हो जाती है सो दैट इट कैन रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। ओके, ट्रांसपीरेशन कम होगा यानी पानी का लॉस उसके अंदर कम होगा। देन द नेक्स्ट इज स्टेम इज सुकुलेंट। सुकुलेंट का मतलब क्या होता है? आप यहां देखिए, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या अगर आपके घर के आसपास में या आपने कोई गार्डन में कैक्टस को कभी ऑब्जर्व किया तो आप देखिएगा इसकी जो हरी रंग के तना होता है, ये जो इसकी स्टेम्स होती हैं, ओके, ये स्टेम जो होती है सुकुलेंट मतलब ये पानी से भरी हुई होती है, फ्लैशी होती है। ओके, अगर कभी इसको आप काट के देखेंगे तो इसके अंदर चिपचिपा पदार्थ निकलता है। दैट मीन्स अंदर से वो काफी फ्लैशी यानी भराव, जैसे भरवा होती है इस प्रकार की होती है और उसके अंदर पानी स्टोर रहता है। ओके, सो द स्टेम इज सुकुलेंट। इसका रीजन क्या है? इसका फायदा क्या होगा कि इसके अंदर पानी यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड रहता है, पानी इसमें एक तरह से स्टोर रहता है। ओके, देन अगर पानी यहाँ स्टोर है तो ये भी संभव है कि यहां से पानी जो है वो भी रिलीज हो सकता है गर्मी की वजह से। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इसकी जो स्टेम होती है उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है। किस चीज की? क्यूटिकल। क्यूटिकल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके, सो देयर इज अ वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिकल ऑन द स्टेम ऑफ कैक्टस। किस लिए? सो दैट इट कैन रिड्यूस वाटर लॉस। ओके, सो दिस इज अबाउट cactus, or we can say a plant which is found in the desert region. Next we will learn about camel
ऊंट विच इज ऑल्सो नोन एज द डेजर्ट शिप, जिसे हम लोग मरुस्थल का या रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता इसकी आईलैशेस के बारे में। इसकी जो आईलैशेस होती हैं वो काफी थिक और लॉन्ग, यानी काफी घनी और काफी लंबी लंबी होती है। कारण क्या होता है? वहां पे रेत ही रेत होती है, आंधी चलती है तो रेत आंखों में जा सकती है। उस चीज को बचाने के लिए, रेत को आंखों में जाने से रोकने के लिए इसकी आईलैशेस काफी लंबी और घनी होती हैं ताकि रेत आंखों में ना जाए। दूसरा, अबाउट इट्स लेग्स। ओके, आपने अगर देखा हो जो ऊंट के पैर होते हैं इस तरह से काफी लंबे होते हैं और नीचे से इस तरह से रहते हैं, और ये जो नीचे का इसका पैर है इसमें काफी ये गद्देदार पैर रहता है। ओके, सो द फर्स्ट एडेप्टेशन इज द लेग्स ऑफ अ कैमल हैव पैडेड फीट एंड द फीट आर क्वाइट ब्रॉड। इसके जो फीट यानी कि ये जो पैर का तलवा है काफी चौड़ा होता है और पैडेड यानी गद्देदार होता है। इसके फायदे क्या है? इसका ये एक मुख्य फायदा ये है, इसके पैर चौड़े होने की वजह से ये नीचे धसेगा नहीं, रेत में ये धसता नहीं है, ठीक है, रेत के अंदर फंसता नहीं है, और गद्देदार है तो उसको चलने में काफी आसानी रहती है। सो बिकॉज ऑफ इट्स ब्रॉड एंड पैडेड फीट इट कैन इजीली वॉक एंड इवन रन ऑन द सैंड। सेकेंड, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऊंट के शरीर से उसके पैर काफी ज्यादा लंबे रहते हैं, है ना। ऊंट के पैर जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं। लंबे होने से क्या फायदा रहता है? मान लीजिए ये रेत है और ऊंट का शरीर, ये इस तरह से ऊंट के पैर काफी लंबे और यहां उसका शरीर है। सो इस तरह से पैर लंबे होने की वजह से इसके शरीर में और मिट्टी के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है। आपको मालूम होगा कि दिन के समय में रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना। तो इस गर्मी से इसके शरीर को बचाने के लिए इसके पैर काफी लंबे होते हैं ताकि जो मिट्टी की गर्मी है, जो गर्म रेत की गर्मी है, वो इसके शरीर तक कम पहुंचे। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं पहुंचेगी, लेकिन कम पहुंचेगी। ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द लेग्स ऑफ कैमल। देन नेक्स्ट इज it can drink 15 to 20 liters of water at one time and can survive without water for the next 6 to 7 days. एक बार में जो ऊंट है वो एक बार में 15 से 20 लीटर तक पानी एक साथ पी जाता है। ओके, और उसके बाद में अगर उसे अगले हफ्ते भर तक यानी कि 6-7 दिन तक अगर पानी ना भी मिले तो भी वो सरवाइव कर सकता है। फाइन, जनरली पानी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं भी मिले तो एक बार पूरी तरह से भरपेट पानी पीने के बाद में वो अगले 6 से 7 दिन बिना पानी के अपना गुजारा कर सकता है। देन क्यों, कैसे कर सकता है, उसके पीछे क्या राज है? नाउ आई विल टेल यू। देखिए बेटा, हम जितना भी पानी हम पीते हैं वो हमारे शरीर से मुख्य रूप से स्वेट यानी पसीना एंड यूरिन यानी कि मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। एंड सम ऑफ द फीकल मैटर इट ऑल्सो हैज सम ऑफ द वाटर इन इट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कैमल? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैमल इट प्रोड्यूसेस वेरी वेरी लेस और वी कैन से नो यूरिन, ठीक है। कैमल जो होता है वो एकदम ना के बराबर मूत्र विसर्जित करता है। इसके अलावा इसका जो गोबर रहता है, एक्सक्रीटा जो है, वो भी बिल्कुल सूखा रहता है, उसमें भी पानी की मात्रा नहीं होती और उसको बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। ऊंट को कभी भी पसीना नहीं आता। सो बिकॉज ऑफ दीज 3 रीजंस उसके बॉडी से पानी का जो लॉस है, ठीक है, पानी का जो उसके लॉस है वो हो ही नहीं रहा है। जब पानी का लॉस हो ही नहीं रहा है तो ये जो पानी वो एक बार में पीता है उसे अपने शरीर की बाकी जरूरतों के लिए वो काम चला सकता है। वन लास्ट अडेप्टेशन इन द कैमल इज अबाउट इट्स हम्प। आपने देखा होगा ऊंट के शरीर पे इस तरह से ऊपर एक कुबड़ सा निकला हुआ होता है जिसे हम लोग कहते हैं हम्प, HUMP। ओके, ये हम्प का क्या फायदा होता है? इसके अंदर ये एक्सेस ऑफ वाटर और फैट यानी कि वसा,
ओके, एक्सेस ऑफ वाटर और फैट इसके अंदर स्टोर रखता है ये, और जब जैसे जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल करता है। नाउ द नेक्स्ट वी विल लर्न, द नेक्स्ट हैबिटेट इज अबाउट द माउंटेन रीजन, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी पहाड़ी एरियाज होते हैं वो ज्यादातर ठंडे रहते हैं, पहली चीज, और दूसरा वहां पर जो बारिश है या जो बर्फबारी है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो इसी के अनुरूप वहां पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, अब हम देखते हैं उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। सो अगर हम लोग बात करें वहां पे पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, वहां के प्लांट्स में जो पहली विशेषता पाई जाती है, जितने भी आपको प्लांट्स या ट्रीज वहां पे देखने को मिलेंगे वो ज्यादातर आपको कोनिकल शेप, कोन मतलब जो आप लोग बर्थडे कैप्स पहनते हो, बर्थडे पे जब कैप्स पहनते हो, दिस इज कॉल्ड द कोन शेप। ओके, तो इस तरह के कोनिकल शेप के यहाँ पर ज्यादातर प्लांट्स पाए जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जब ज्यादा बारिश हो या अगर बर्फबारी हो तो इस तरह से पानी जो है इसके ऊपर से ढलता हुआ नीचे आ जाए, स्लाइड डाउन हो जाए। अगर मान लीजिए अगर ये पेड़ इस तरह के होते तो इसपे क्या होता, बारिश का पानी है या मुख्य रूप से जो बर्फ होता है, जब वहां पे बर्फ गिरती है तो बर्फ इस पेड़ के ऊपर इनकी पत्तियों पे टिका रहता, जमा रहता, ऊपर के क्षेत्र पे जमा रहता। इसकी वजह से क्या हो जाता कि जो पत्ते हैं वो पूरी तरह से गल जाते। इस चीज से बचने के लिए वहां के जो पेड़ है उनकी शेप होती है कोनिकल, कि अगर बर्फ भी गिरेगी तो बर्फ इस पेड़ के ऊपर टिक नहीं पाएगा, नीचे फिसल करके गिर जाएगा। ठीक है, और इस तरह से जो पेड़ के पत्ते हैं वो गलने से बच जाएंगे। नेक्स्ट है कि जो वहां की पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो निडल शेप्ड होती हैं। निडल मतलब सुई के जैसी होती हैं, नुकीली और पतली। ओके, पतली और नुकीली होती हैं, नैरो एंड पॉइंटेड होती हैं। इसका भी रीजन यही है कि जब पानी या बर्फ उसके ऊपर गिरे तो बर्फ उससे नीचे ढल जाएगा, नीचे फिसल जाएगा, स्लाइड डाउन हो जाएगा और पत्ते गलने से बच जाएंगे। दूसरा कि जो एनिमल्स हैं वो उसको जल्दी से खा नहीं पाएंगे। कटीली जो पत्तियां होती हैं उनको जानवर कम ही खाना पसंद करते हैं क्योंकि उनके मुंह में चुभती हैं वो। उसके बाद में अब वहां पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं और उसके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन हमें मिलती है, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला आ गया हमारा याक। ओके, याक आप सभी को पता है जिससे हमें ऊन प्राप्त होती है। तो क्योंकि वहां पे बहुत ठंडा मौसम रहता है जैसे मैंने आपको बताया, तो ये जो याक होता है इसके ऊपर यानी इसके शरीर के ऊपर जो वुली हेयर्स होते हैं या फर जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी एक बहुत मोटी परत होती है। फायदा क्या होता है इसका कि इन हेयर्स के बीच में, ये फर के बीच में हवा यानी कि एयर ट्रैप हो जाती है, एयर इसके अंदर इकट्ठी हो जाती है, फंस जाती है। अब ये जो एयर है वो क्या करेगी, बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देगी और जो उसके शरीर की गर्माहट है उसे बाहर नहीं जाने देगी। ओके, एयर एक इंसुलेटर की तरह काम करती है जो बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देती। तो इस तरह से उसका शरीर गर्म रखता है और उसको ठंड से बचाव मिलता है। दूसरा, इनके जो पैर होते हैं या जो इनके जो नीचे खुर होते हैं वो फरी और पैडेड होते हैं ताकि वो बर्फ के ऊपर आसानी से चल सके। ऐसा आपको याक में ही मिलेगा और इसके अलावा जो स्नो लेपर्ड होता है आप उसके अंदर भी ऐसा देख सकते हैं। इसके अलावा माउंटेनियस गोट, जो पहाड़ी बकरियां होती हैं, ठीक है, पहाड़ी बकरियां जो होती हैं उनके हूव्स मतलब उनके जो पैरों के खुर होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्यों? ताकि वो पहाड़ के जो पत्थर है, पथरीली जमीन है, उसके ऊपर आसानी से चल सके और दौड़ सके। सो दीज आर अबाउट द माउंटेनियस रीजन। द नेक्स्ट काइंड ऑफ हैबिटेट इज ग्रासलैंड्स, यानी कि घास के मैदान। ठीक है, ग्रासलैंड्स के अंदर जो क्लाइमेट है वो ज्यादातर हॉट और ड्राई होता है। बारिश होती है लेकिन कुछ समय के लिए और बहुत ही थोड़ी सी बारिश वहां पर होती है। यहाँ की जो जमीन है वो ज्यादातर वहां पे घास रहती है और जो छोटे झाड़ियों वाले पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो वहां पर पाए जाते हैं, लेकिन वो भी काफी कम मात्रा में रहते हैं। ज्यादातर वहां पर घास ही घास होती है।
घास कहीं पर छोटी होती है और कहीं पर बहुत लंबी लंबी, यानी इंसान की जो हाइट होती है इतनी लंबी लंबी घास भी वहां पर पाई जाती है। ऐसे जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहां पे ज्यादातर जो एनिमल्स मिलेंगे वो दो कैटेगरी के मिलेंगे, हर्बीवोर्स एंड द कार्निवोर्स। ओके, हर्बीवोर्स यानी कि आपके शाकाहारी जीव और कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी जीव। यही दो वहां पे ज्यादा क्यों मिलेंगे, इसका रीजन है जितनी भी वहां पे घास है, पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, उनको खाने के लिए शाकाहारी यानी जो ग्रेजिंग एनिमल्स होंगे वो ज्यादा मिलेंगे। अब क्योंकि हर्बीवोर्स ज्यादा होंगे तो कार्निवोर्स को अपना खाना यानी कार्निवोर्स क्या करेंगे, इन्हीं हर्बीवोर्स को मार करके अपना भोजन बना लेते हैं, इसीलिए कार्निवोर्स भी वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। इन हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स के बीच में एक रिलेशनशिप रहता है वहां पर, जिसे हम लोग कहते हैं प्रे प्रिडेटर रिलेशनशिप। प्रे का मतलब होता है शिकार और प्रिडेटर का मतलब शिकारी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने ये देखा भी है और आप जानते भी हैं कि ज्यादातर जो हिरण होता है, डियर होता है, उसको कौन खा जाता है, लायन, है ना, शेर उसको खा जाता है। फाइन, तो यहाँ पे डियर क्या है, हर्बीवोरस ग्रेजिंग एनिमल है ये, तो डियर क्या हो गया, प्रे, यानी डियर का शिकार किया जा रहा है। और वो शिकारी कौन है, यानी प्रेडेटर कौन है, द लायन विच इज अ कार्निवोरस एनिमल। ओके, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो प्रे और प्रेडेटर है इनके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। ओके, नाउ सबसे पहले इन द प्रेडेटर यानी कि जो शिकारी है, जैसे उदाहरण के लिए शेर, बाघ, चीता, तो इन सब के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाएंगी। एक सबसे पहला जो एक टर्म है जो आपको समझना चाहिए वो होता है केमोफ्लेज। केमोफ्लेज क्या होता है बेटा, ये कुछ एनिमल्स की एक विशेषता होती है कि उनका जो शरीर का रंग है वो उनके आसपास की सराउंडिंग के रंग के साथ में मैच हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे प्राणियों को, जानवरों को वो नजर नहीं आते हैं। इस एबिलिटी को कहते हैं केमोफ्लेज। आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है हिंदी में जो आपने सुनी भी होगी कई बार, गिरगिट की तरह रंग बदलना। ऐसा कहा जाता है कि जो गिरगिट होता है, कैमलियन होता है, वो अपने सराउंडिंग के आधार पर अपना रंग बदल सकता है। जैसे कि अगर वो झाड़ियों में है, अगर वो सूखी झाड़ियों में है तो उसके बॉडी का, या मिट्टी पर है तो उसके बॉडी का कलर ब्राउन होगा, है ना। अगर पत्तों के बीच में है तो हरा कर लेगा। फाइन, अगर जैसे मान लीजिए लाल मिट्टी के आसपास है तो उसके शरीर का रंग थोड़ा बहुत लाल जैसा होने लग जाता है। यानी अपने सराउंडिंग के आधार पर वो अपने बॉडी का कलर बदल सकता है। क्यों बदलता है, ताकि अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास के एरिया के अंदर वो मैच हो जाए, मर्ज हो जाए। मर्ज मतलब उसके अंदर मिक्स हो जाए ताकि किसी और की नजर में ना आ सके। तो इस प्रोसेस को या इस फीचर को हम लोग कहते हैं, एबिलिटी को हम लोग कहते हैं कैमोफ्लेज। ओके, तो जो प्रेडेटर है यानी लायन और टाइगर, आप देखिएगा सूखी हुई घास जो होती है उसका रंग ज्यादातर कैसा होता है, गोल्डन ब्राउन। और लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, चीता है, इन सभी का जो कलर है, जितना भी कैट फैमिली है, इन सभी का जो कलर है बॉडी का, वो भी बिल्कुल जैसे सूखी हुई घास का रंग होता है उससे काफी मिलता जुलता होता है। इसका फायदा, और ये क्यों, ताकि उस सराउंडिंग के अंदर मर्ज कर जाए, ताकि जो शिकार है यानी जो प्रे है उसको वो नजर ना आ पाए। ओके, दूसरा, इनके जो कान होते हैं, ठीक है, और इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प और पॉइंटेड होते हैं। द टीथ ऑफ दीज प्रेडेटर, एंड स्पेसिफिकली कौन से टीथ, कैनाइन्स। आपको पता है आपके दांतों के अंदर जो सामने के दांत रहते हैं इनको हम लोग कहते हैं इंसीजर्स। और इसके बाद में आप देखना, ज्यादातर आप ऑब्जर्व करेंगे किसी डॉग के अंदर या आप कभी शेर वगैरह के अंदर, कार्टून्स, फिल्म में या टीवी में आप देखा होगा, इससे लंबे लंबे नुकीले दांत रहते हैं। सो दीज काइंड ऑफ टीथ आप अपने भी दांतों में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो आगे के इंसीजर्स हैं इसके बगल में यहाँ पे कैनाइन्स होते हैं। हमारे कैनाइन्स बहुत ज्यादा शार्प और पॉइंटेड नहीं होते हैं, लेकिन जो डॉग्स हैं, जो आपके जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, टाइगर हो गया, लायन हो गया, इनके कैनाइन्स, इनके दांत बहुत ही शार्प और बहुत ही पॉइंटेड होते हैं और बहुत स्ट्रांग भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें मांस को फाड़ना होता है और फिर इन्हें
खाना होता है। द नेक्स्ट अडेप्टेशन इज कि इनके जो पैर होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके, दे हैव वेरी वेरी स्ट्रांग लेग्स। क्यों? ताकि बहुत तेजी से भाग सके और अपने शिकार को पकड़ सके। देन इनकी जो आईज होती हैं दे आर ऑलवेज इन द फ्रंट ऑफ द हेड। आपने ऑब्जर्व किया हो, अगर जितनी भी गाय भैंस होती हैं उनकी जो आंखें होंगी, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये इस तरह से अगर मुंह है तो गाय भैंसों की जो आंखें होंगी वो एक इधर और एक इधर होंगी। लेकिन जितनी भी जैसे ये शेर हो गया, चीता हो गया, इनकी आंखें यहां सामने होती हैं। ओके, यानी इनकी प्रेडेटर्स जो शिकारी होते हैं, इनकी जो आईज होती हैं दे आर ऑलवेज इन द फ्रंट ऑफ द हेड, ताकि उनका जो विजन है वो एकदम क्लियर हो, एकदम एक्यूरेट हो, अपने शिकार को बिल्कुल सही से वो देख सके कहां पर है, कितनी दूरी पर है और उसको पकड़ सके। फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज कि इनके जो पैर के पंजे होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उनके जो नाखून होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड और शार्प होते हैं, ताकि अपने शिकार को पकड़ के दबोच सके और उसको चीर फाड़ कर सके। सो दीज आर द अडेप्टेशंस ऑफ द प्रेडेटर। नेक्स्ट इज अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ अ प्रे, यानी जो शिकार है, जैसे कि डियर, ज़ेब्रा, इन सब के अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस होंगी। सबसे पहली चीज कि इनके भी आप देखिएगा जो बॉडी का कलर है ये भी कैमोफ्लेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर है, इसके शरीर का रंग भी गोल्डन ब्राउन होता है। ये कैमोफ्लेज क्यों करते हैं? ताकि अपने आप को उस शिकार से यानी प्रेडेटर से बचा सके। ओके, उस शिकारी से अपने आप को बचा सके। दूसरा, इनके जो इंसीजर्स यानी कि जो सामने के जो दांत होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ताकि घास को, झाड़ियों को काट सके उसको। और इसके अलावा इनके जो मोलर्स और जो इनके प्रीमोलर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ताकि वो घास और झाड़ियों को अच्छे से चबा सके। नेक्स्ट, इनके जो पैर होते हैं उसकी मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। जिस तरह से प्रेडेटर्स की लेग मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है, उसी तरह से इनकी भी लेग मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, ताकि ये भी खूब तेज भाग सके। अच्छा, प्रेडेटर्स को तेज भागना होता है ताकि शिकार को पकड़ सके, और प्रे को तेज भागना होता है ताकि वो अपने आप को बचा सके प्रेडेटर से। ओके, इनकी जो आईज होती हैं दे आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द हेड। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी जो आंखें होंगी वो इनके सिर के इस तरह से, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में इस तरह से होती हैं। क्यों? ताकि ये वाली आई यहां का एरिया पूरा कवर कर सके और इधर की आई